हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर डेली जो कि आप देख सकते हैं रात को हिंदी का फुल टेस्ट यहाँ पर सोल्व कराया जा रहा है और डेली क्लास होती है, बेहतर क्लास होती है और टाइम भी आपका निर्धारित है। दोस्तों याद रखिएगा कि जो आपकी हिंदी क्लास होती है डेली 8:50 पे होती है। ठीक है, तो आपको डेली जुड़ना है और बेहतर तरीके से आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको तैयारी करना है। ठीक है ना। कोई भी किताब आपके पास हो, दोस्तों ने बताया है कि किताब ही सबसे आपका बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप लोगों के लिए यूट्यूब में आपको प्रैक्टिस जरूर होती रहती है, लेकिन आपको एक आपके पास बुक होनी चाहिए। वो कोई भी बुक आपकी हो, है ना, उससे आपको जो थ्योरी होती है वो भी कंप्लीट होती है, जो कॉन्फिडेंस होता है वो भी आपका बनता है। तो एक बुक आपके पास होना आवश्यक है, उससे आप बेहतर तरीके से हिंदी पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी थी। 1 को ऑप्शन देना है। आपसे कह रहा है क्या, कह रहा है निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा इनमें से कौन है। आपका जो आंसर है यहाँ पर है राइट में से क्या हो जाएगा, 1 को ऑप्शन देना है। 1 को ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिए, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो आपकी आई है ना, यहाँ पर क्या जवाब हो जाएगा, 1 को ऑप्शन दीजिए। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन दिया गया, प्राचीन और प्राचीन दिया है तो आप वैदिक लगाएंगे, ऑप्शन डी नंबर है राइट हो जाएगा। अगर ये होता भारतीय आर्य भाषा तो आप अभ्रंश कह सकते थे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है कि मध्यकालीन जो भारतीय है ना, क्या मध्यकालीन जो भारतीय आर्य भाषा है इसका समय पूछा गया है। तो दोस्तों अब मध्यकाल की बात की है तो मध्यकाल में आइए। यहाँ पर दोस्तों 500 ईस्वी पूर्व से स्टार्ट होता है और दोस्तों याद रखिएगा 1000 ईस्वी तक जो समय रहता है वो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का आपका समय है, याद रखिएगा। इस काल में देखा जाए तो पाली भाषा, प्राकृत भाषा, अभ्रंश भाषा भाषाओं का व्यवहार देखने को मिलता है। ऑप्शन राइट हो जाए आपका ए नंबर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि होन को खड़ी बोली में क्या कहते हैं। दोस्तों होन को खड़ी बोली में क्या कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन दिया गया है और अगर पूछे होन को अगर पूछा गया है तो आप कहेंगे होन मतलब होता है वहां, क्या होता है, वहां होता है। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिए 4 दिया गया है, कह रहा है कि कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है। अर्थात दोस्तों एक ऐसी भी उपभाषा है जिसमें कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है और ने का जो प्रयोग नहीं होता है यह आपकी किस में होता है, तो दोस्तों आपकी पूर्वी हिंदी में नहीं होता है। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा कि भैया पूर्वी हिंदी की जो उपबोली है अवधि, अवधि में कर्ता के साथ जो परसर्ग होता है ना, ने का प्रयोग नहीं होता है, याद रखिएगा। और जितनी भी आपकी भाषाएं हैं उनमें कहीं ना कहीं ने का प्रयोग होता है, दोस्तों याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे वर्णमाला किसे कहेंगे। बताएगा कि वर्णमाला जो आपका है वो किसे कहेंगे। आप कहेंगे वर्णमाला जो होता है शब्द समूह होता है या व्यवस्थित समूह होता है। याद रखिएगा शब्द समूह और व्यवस्थित समूह, तो आप ऑप्शन चुनेंगे व्यवस्थित समूह को। याद रखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका डी हो जाएगा कि वर्णों की व्यवस्थित, अर्थात अगर हम बोले कि का है फिर यहाँ पर क्या है, खा है, ये क्रम होना चाहिए, ये क्रम आपका होना चाहिए, का से लेके ग तक ये क्रम अगर है व्यवस्थित तरीके से तभी इसको वर्णमाला कहेंगे, याद रखिएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 6 में, कह रहा है वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है। दोस्तों वर्णों के समुदाय को कहते हैं वर्णमाला, क्या वर्णमाला। ऑप्शन राइट आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा, दोस्तों याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, कह रहा से निम्न से कौन शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है 7 नंबर में। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए व्यक्तिवाचक संज्ञा में तो भाई दिया गया है, आपसे कह रहा है समारोह दिया है, गजमार दिया है, डोंगर दिया है और दहला दिया है। थोड़ा कठिन आपका है ना, ये कठिन आपका पॉइंट है, याद रखिएगा। इनमें से जो आपका डोंगर है, डोंगर, ये डोंगर जो आपका है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। मतलब दोस्तों देखा जाए तो जो छोटे पहाड़ होते हैं, क्या जो छोटे पहाड़ होते हैं, पहाड़ जो होते हैं छोटे छोटे पहाड़ होते हैं, उनको दोस्तों डोंगर कहा जाता है छत्तीसगढ़ी बोली में। क्या छत्तीसगढ़ी बोली में डोंगर को बोला जाता है, जो छोटे छोटे पहाड़ होते हैं उनको डोंगर कहते हैं। तो ये आपका व्यक्तिवाचक नहीं है दोस्तों, ये जातिवाचक में आ जाएगा। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा, जो कि देखिए जवाब आप सभी के आ रहे हैं। प्रयास आपका अच्छा है, गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, बस अपना प्रयास आपका पूरी तरीके से करना चाहिए। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कह रहा है विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द, है ना, क्या है, सभी शब्द यहाँ पर क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हमने बताया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होती है जो आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज मिले, पूरे विश्व में सिर्फ एक ही चीज होना चाहिए।
वो क्या होना चाहिए, एक ही चीज होना चाहिए। तो आप कहेंगे 8 वाले में ऑप्शन देखा जाए तो आप कहेंगे सर राम भी एक आपके हैं, रामचरितमानस भी आपकी एक है और गंगा भी एक है ना। तो आपका जो आंसर होगा आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द की पहचान करना है। पुल्लिंग की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन 9 का ऑप्शन देना है, आपका आंसर क्या होगा। हमने बताया था कैसा और कैसी, क्या कैसा से आंसर आता है तो आप पुल्लिंग कहेंगे, है ना। रचना कैसी है, देखिए हमने यहाँ पर देखो ऐसे हमने यहाँ पर लिया रचना कैसी है, यही तो होगा ना, रचना कैसी है कि रचना कैसा है। आप कहेंगे नहीं रचना कैसी है, मतलब प्रार्थना कैसी है, पत्र कैसी है कि पत्र कैसा है। तो दोस्तों आप कहेंगे पत्र कैसा है और कैसा से आया है, इसका मतलब आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर पुल्लिंग आपका आंसर। देखिए सबका जवाब आ गया है, बड़ी खुशी की बात है कि सब लोग हमारी बात को समझ गए हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द की पहचान करिएगा। यहाँ पर तेजस्वी, तपस्वी, हंसनीय और परोपकारिणी। दोस्तों 10 नंबर के ऑप्शन जो बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा 10 नंबर में, तो आप कहेंगे जो तेजस्वी पुरुष है ना, बोलते हैं ना बड़े तेजस्वी हो भाई, है ना। मोदी जी की आपने देखा होगा, बड़े तेजस्वी लोग हैं यहाँ पर। तो तेजस्वी दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, पुल्लिंग ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, आपसे क्वेश्चन नंबर दिया गया है 11, कह रहा है गौ शब्द का वचन पहचानना है। गौ शब्द का वचन आपसे कह रहा है, और गौ शब्द जो दिया गया है दोस्तों याद रखिए, गौ शब्द ये है आपका एक वचन है, याद रखिए इसको ऑप्शन लगाइए बी नंबर है, ये एक वचन है। गौ का बहुवचन होता है गौवे, क्या होता है गौवे होता है गौवे, ठीक है ना। आप बहुवचन मत लगाइएगा, ये आपका एक वचन है, गौ का बहुवचन होता है गौवे होता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दोस्तों अगला पॉइंट आपके सामने आ गया है, कह रहा है क्या, कह रहा है आपसे कि पानी शब्द का वचन बताइएगा। एक बात याद रखिएगा, जब भी कभी है ना पानी शब्द आता है अर्थात मटेरियल नाउन आता है, चाहे पानी आए चाहे तेल आए चाहे कुछ भी आए, तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या लगाना है, हमेशा ये क्या होता है एक वचन ही होता है। याद रखिएगा जो मटेरियल नाउन होता है वो हमेशा एक वचन होता है। इसका मतलब ये है कि ये भी आपका गलत है, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन डी दिया गया है हमेशा अर्थात सदा एक वचन, तो ऑप्शन डी वाला आप लगाएंगे, क्योंकि हमने बोला है ना कि हमेशा अर्थात सदा जो मटेरियल नाउन होता है वो सदा होता है, सदा वाला ऑप्शन लगाइएगा। यहाँ पर ये नंबर भी गलत हो जाए क्योंकि यहाँ पर जो शुद्ध ऑप्शन आपका सदा लगा दिया है, तो ऑप्शन डी वाला आप लगाएंगे। ये छोटी छोटी चीजें होती है जो देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। यही चीजें आपको बस सीखना है ना। वैसे तो आप लोग पढ़ने के लिए बिल्कुल हीरो हैं। उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस वेद में आपका आएगा? दोस्तों दिया गया है क्या, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस वेद का एक प्रकार है। अब उत्तम पुरुष बोल दिया है तो आप कहेंगे सर उत्तम पुरुष जो आपका आएगा वो आपकी पुरुषवाचक में ही आएगा, इसमें प्रथम होता है, मध्य होता है, उत्तम होता है, तो ऑप्शन दोस्तों आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, है ना। क्लियर है ना, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। चलिए उत्तम पुरुष में क्या होता है, यहाँ पर उत्तम पुरुष में होता है मैं हो जाता है ना। यहाँ पर दोस्तों हम हो जाता है, ये हो जाता है उत्तम पुरुष में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने, क्वेश्चन आ गया है निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानना है। अभी अभी हमने बताया कि भैया जो मैं और हम होता है वही होता है उत्तम, अर्थात ऑप्शन देखिए आपका ये नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा ये नंबर, ठीक है ना। यहाँ पर जो तू और तुम होता है एक किस्म में होता है, मध्यम में होता है, वह और वे जो होते हैं है ना, यह वे ये सब क्या होते हैं उत्तम पुरुष में नहीं आते, ये आते हैं अन्य पुरुष में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन है, कह रहे कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था, है ना। कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था, रेखांकित शब्द का व्याकरण दृष्टि है क्या। तो ये जो सुंदर शब्द आपका है भैया क्या है, हो सकता है ब्यूटी पार्लर गया हो सकता है क्रीम लगाया, हो सकता है ब्लीच करवाया हो। दोस्तों यहाँ पर देखिए सुंदर शब्द जो आपका है ये है क्या, आप कहेंगे सर सुंदर जो आपका है यहाँ पर उसका गुण है, और गुण कहीं ना कहीं आपका विशेषण आ जाएगा। तो दोस्तों ये आंसर हो जाएगा आपका विशेषण, ठीक है ना। क्या बनेगा, विशेषण आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका विशेषण है। अब दोस्तों सिंपल सा शब्द होगा और सिंपल से शब्द को बिगाड़ा गया होगा, सिंपल से शब्द को बिगाड़ा गया है। यहाँ पर देखिए कह रहा है सुंदरता दिया है, सुंदरता एक भाव को दर्शाएगा, है ना, सुंदरता भाव को होगा। कवि दिया है, विद्वान दिया और भलाई दिया, भलाई भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी भाव को दर्शाएगा। जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, बोलते हैं ना विद्वान व्यक्ति पूजनीय होते हैं, अर्थात यहाँ पर व्यक्ति की गुणवत्ता क्या है कि वो विद्वान है, और विद्वान है तो ऑप्शन दीजिएगा, आपको सी नंबर लगाना है। इस क्वेश्चन में काफी लोगों से गलतियां होने के चांस रहते हैं, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन आपको रिवीजन कराए जा रहे हैं। तो दोस्तों ऑप्शन सी लगाइएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, लड़के जो होते हैं वो छोटी मोटे फेल लवली लगा लेते हैं, है ना, उसी में सुंदर दिखने लगते हैं, उसी में उनका काम हो जाता है। लेकिन लड़कियों के लिए फेल लवली इस काम नहीं होता है, और थोड़ा हाई फाई चाहिए मेकअप, है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है क्रिया आपको चुनना है, कह रहा है क्रिया बताइए। मेरे घर में मेरी दादी माँ खाना बनाती हैं। देखो क्रिया पूछा है, और क्रिया क्या है, यहाँ पर बनाना ही तो क्रिया है ना। तो 17 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बनाती हैं, यही आपका क्रिया हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है,
आपसे कह रहा है निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन करना है। चलिए यहां पर जवाब देना है, आपका जो आंसर इनमें से क्या होगा। कह रहे हैं फुल स्क्रीन में नहीं है, इतना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भैया। चलिए यहां पर देखिए आपका आंसर है, कह रहे सकर्मक क्रिया। दोस्तों हमने बताया था सकर्मक क्रिया में एक क्वेश्चन होता है क्या, यहां सिर्फ आपको क्या में क्वेश्चन करना है, क्या लेटता है, क्या छूटता है, क्या पिघलता है, क्या तड़पाता है, क्या तड़पाता है। तो आप कहेंगे सर यहां पर कोई मतलब नहीं निकल रहा है, क्या लेटता है, क्या छूटना है, क्या पिघलना है आप नहीं कहेंगे, लेकिन तड़पाना इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई आपका एक्स्ट्रा शब्द होगा, और जब एक्स्ट्रा शब्द होगा कहीं ना कहीं तभी तो तड़पा रहा होगा। तो यहां पर ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी आपका अच्छा था। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, आपसे क्या कह रहा है, यहां पर देखो कह रहा है आपसे यहाँ पर क्वेश्चन है, कह रहा है उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है। उसने टेढ़ी चाल चली यहाँ पर कौन सा कारक है, यहाँ पर 19 को ऑप्शन देना है। अब आप बताइए क्या आंसर हो क्या सकता है। तो उसने टेढ़ी चाल चली, अब इसका जवाब हम आप पहले आपसे लेंगे, है ना, इससे आप पहले लेंगे इसका जवाब क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 जवाब देना है जल्दी से। उसने टेढ़ी चाल चली, इसको हमने पढ़ाया भी है, अब आप बताइए क्या हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों यहां पर देखिए ऑप्शन आपका 19 का डी रहे करता, बिल्कुल सही आपने पहचान किया है। हमें उम्मीद है आप सभी से कि बिल्कुल सही देंगे, क्योंकि उसने टेढ़ी चाल चली। अब यहाँ पर कारक पूछा है तो भैया उसने यहाँ पर शब्द दिया था, तो यही आपका क्या करेगा, कर्ता का काम करेगा, करता है, तो ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। ऑप्शन क्या बनेगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है ने किस कारक का चिन्ह है। ने किस कारक का चिन्ह है, तो ने जो आपका है किसमें आएगा, अब बताइए, कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता ने ऑप्शन ए हो गया राइट। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त काल आपको पहचानना है। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन है। अब आप जवाब देना है, आपका आंसर क्या होगा। अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा भी गया था, अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था, अगर आप लोग जवाब दे दिए तो यहाँ पर समझेंगे कि नहीं, आप लोगों को जो काल है वो बिल्कुल आपका सही जवाब है। चलिए भाई जल्दी से बताइए आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका आंसर आ रहा है पूर्ण भूतकाल। अच्छा भैया यहाँ पर देखा जाए जो आपका आंसर आया है, कह रहे पूर्ण भूतकाल होगा, लेकिन नहीं, ये आंसर बनेगा सामान्य भूतकाल में। क्या बनेगा, ये है सामान्य भूतकाल। दोस्तों याद रखिए यहाँ पर आपका आंसर सी हो जाएगा, ये सामान्य भूतकाल है, क्योंकि कह रहा है अगरबत्ती की थकावट से दूर हो गई, ठीक है ना। क्या मतलब क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में संपन्न होने का बोध हो किंतु ठीक समय का बोध ना हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे बच्चा गया, राम गया, लड़का आया, सीता ने पत्र लिखा, वर्षा हुई, है ना, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, ये सामान्य में आएंगे। अब यहां पर समझिए पूर्ण भूतकाल क्या होता है। तो दोस्तों क्रिया के जिस रूप से स्पष्ट हो जाए कि कार्य को समाप्त हुए बहुत समय हो गए हैं, कार्य को समाप्त हुए बहुत समय बीत गया है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे गाड़ी आई थी, ठीक है ना, वर्षा हुई थी, ठीक है ना, बच्चा आया था, स्कूल छात्र मतलब छात्र स्कूल गए थे। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन में अच्छे यहाँ पर क्या करते हैं, गलती कर जाते हैं। इस क्वेश्चन को आंसर आपको सी लगाना है, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लिखिएगा और इसके बाद आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है बच्चा गया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। यहाँ पर दोस्तों 22 नंबर आपसे कह रहा है बच्चा गया। अभी अभी हमने बताया है कि जो क्रिया को होते हुए बहुत समय नहीं हुए हैं और बहुत समय नहीं हुआ है, अभी अभी हमने बताया था सामान्य भूतकाल होता है। यहाँ पर देखिए सामान्य भूतकाल, जो आंसर अभी अभी बताया वही आंसर आपको मिल गया, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्या कह रहा है समझिएगा। यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सकर्मक है। सकर्मक मतलब कर्मवाच्य है, कर्म आपको ढूंढना है। यहाँ पर जो कर्म है वो आपका कौन सा है, 23 नंबर में। चलिए कर्म आपसे कह रहा है भैया शीला से पढ़ा भी नहीं जाता, शीला से हंसा भी नहीं जाता, शीला से चला भी नहीं जाता और शीला से हिला भी नहीं जा सकता। अब हमने बताया कि हंसना, चलना, ये हिलना, ये क्या होता है, ये भैया क्या है, ये कहीं ना कहीं अकर्मक है, और अकर्मक है इसका मतलब आपका आंसर सिर्फ एक है, पढ़ा, और पढ़ना है इसका मतलब आपका ये कर्मवाच्य में आएगा। ऑप्शन लगाइएगा, ए नंबर लगाना है, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है कि आम खाया जाता है। क्या दिया है, आम खाया जाता है, आम खाया जाता है, वाच्य बताना है। जय हिंद भैया, जय हिंद। आम खाया जाता है, यहाँ पर जवाब देना है, आपका जवाब क्या होगा। तो भैया आम खाया जाता है ना, आम पर फोकस हुआ है, आम खाया जाता है तो आम पर फोकस हुआ है, आम जो आपका है वो कर्म है, तो ऑप्शन क्या लगाएंगे, बी नंबर लगा देंगे कि ये कर्मवाच्य हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया अगला क्वेश्चन है, कह रहे अफसोस मैं नहीं जा सका। यहाँ पर अब्बे का प्रकार पूछा गया, अफसोस शब्द जो होगा वो किस में लगाएंगे।
अब आप बताइए अफसोस जो होगा ये शोक में आएगा कि नहीं आएगा, संबंध में तो आएगा नहीं, आश्चर्य में होगा नहीं, हर्ष में होगा नहीं। तो बस तुक्का मार के आंसर लगा दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, क्यों न गाए। जब अच्छा भाई होगा तो गीत तो गाएगा ही गाएगा। यहाँ पर देखो दिया गया है वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, वाक्य में अव्यय कुछ पूछा गया है। तो आप कहेंगे सर एक शब्द ऐसा है जिसको हटा देने से कोई परिवर्तन ना होगा क्या। यहाँ पर जो हमेशा शब्द आपका दिया है अगर इसे हटा लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगा कि वह अपने भाई के गीत गाता रहता है, ये भी सेंटेंस बन सकता है, लेकिन हमेशा लगाने से वाक्य सुंदर हो गया है ना, तो यही आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द आपको पहचानना है। यहाँ पर जो तत्सम आपका है कौन सा हो जाएगा। देखो भैया शुद्ध शब्द आपका यही लिखा है, हम आगे यहाँ पर कुछ नहीं बोलेंगे, सीधा आंसर आपका यह है कि अंश जब सही लिखा है यही आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से आंख का तत्सम क्या होता है। आंख का तत्सम क्या होता है, ख का परिवर्तन छ में होता है, ये जो हमने आपको बता रखा है। जब आपको पता है कि आंख का छ होता है तो आप सिंपल सी बात है ऑप्शन लगा दीजिए, बी नंबर आपको आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, इनमें से अज्ञ का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है, अज्ञ का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है, यहाँ पर जवाब देना है। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चलेंगे, जितने यहाँ पर साथी जुड़ चुके हैं है ना, जितने भी शेयर शेयर यहाँ पर हैं सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चलेंगे। अगर ऑफलाइन देख रहे हैं तो ऑफलाइन वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है ना, वेरी गुड। यहाँ पर देखो अच्छ का पर्यायवाची नहीं है तो आप कहेंगे सर आज्ञ अच्छा दिया, आज्ञ दिया है ना, आज्ञ दिया है तो आज्ञ का पर्यायवाची नहीं है। अब आप कहेंगे आज्ञ का पर्यायवाची दोस्तों याद रखिएगा अनभिज्ञ है, मूर्ख है और मूढ़ है, अर्थात जो अनभिज्ञ होता है, मूर्ख होता है, मूढ़ होता है उसको आज्ञ कहते हैं। और दोस्तों विज्ञ मतलब होता है जो पढ़ा लिखा होता है, तो इसका मतलब आपका आंसर यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए आज्ञ का पर्यायवाची विज्ञ नहीं होता है, विलोम होता है। यहाँ पर ये चीजें क्या है, इनके पर्यायवाची इनके समानार्थी हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है आपका 30 नंबर है, अरविंद शब्द का पर्यायवाची बताइएगा। अरविंद किसे कहते हैं, अरविंद कहा जाता है आपकी कमल को, है ना। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा कमल का पर्यायवाची होता है। कमल के पर्यायवाची और होते हैं, क्या होते हैं, जैसे आपका जलज, क्योंकि भैया जल में ही उत्पन्न होता है, जलज हो गया। यहाँ पर आपसे कहेंगे पंकज भी होता है, क्या पंकज भी होता है, याद रखिएगा पंकज भी होता है। नीरज आपने शब्द पढ़ा होगा, नीरज भी इसी का होता है ना। यहाँ पर अंबुज भी होता है, सरोज भी होता है, काफी पर्यायवाची पूछी जाती हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है आपसे कह रहा है अमर का विलोम क्या होता है। अमर और अमर का हो जाएगा मृत्य, और मृत्य कौन सा लगाएंगे, ये वाला ऑप्शन लगाइएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा डी नंबर मृत्य, इस प्रकार से बन जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है इनमें से अश्लील शब्द का विलोम क्या है। अश्लील शब्द का प्रयोग यहाँ पर नहीं करना है। इस क्लास में देखिए काफी लोग अश्लील भाषा में बातें करते रहते हैं, तो भैया अश्लील शब्द का प्रयोग नहीं करना है। चलिए अश्लील शब्द का विलोम पूछा गया है, तो 32 को ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सलील बनेगा, ए नंबर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द आपका उच्च का समानार्थी नहीं है। उच्च का समानार्थी नहीं शब्द दिया है, देखिए नहीं आपसे दिया, हम बोल रहे हैं नहीं। अब जब नहीं दिया है तो भाई आप बताइए क्या हो जाएगा। भैया उच्च का समानार्थी नहीं है, तो भैया उच्च का समानार्थी यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा उच्च का समानार्थी श्रेष्ठ होता है, उच्च का समानार्थी यहाँ पर बड़ा होता है, उच्च का मतलब उठा हुआ होता है, लेकिन टीला नहीं होता है, टीला नहीं होता। इस क्वेश्चन को एक बार और हमने पढ़ाया, आपको याद आ गया होगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे दिए गए विकल्पों में से उत्कंठा के समानार्थी शब्द कौन है। उत्कंठा, उत्कंठा मतलब होता है उत्साह, क्या होता है, उत्साह होता है, अभिलाषा होता है ना। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा पहला ही वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भैया कौतूहल या शब्द नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है कि अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए शब्द आपका है, क्या दिया है, अप्रमेय। अप्रमेय दोस्तों कहा जाता है किसे, तो दोस्तों अप्रमेय कहा जाता है जो तौला या नापा ना जा सके, जो तौला या नापा ना जा सके उसे कहते हैं अप्रमेय। दोस्तों यहाँ पर याद रखिए जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो जा सके उसे भी कहते हैं। मतलब दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो आपका 35 है इसमें से सभी को 1 नंबर मिलेंगे, क्योंकि इसका जो आंसर बनेगा वो आपका बनेगा क्या, ए और सी दोनों आपकी हो सकते हैं, ए और सी दोनों ही हो सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। राम राम भैया, राम राम। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कह रहा है कि जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा 36 नंबर में। तो 36 का ऑप्शन दोस्तों होता है ये जो आपका दिया है ना अच्युत, जो कि ऑप्शन आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रहे, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है अंडे सेना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। अंडे सेना यहाँ पर जवाब देना है। चलिए यहाँ पर बताइए अंडे सेना इस मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या है। आपका जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा। अंडे सेना मतलब होता है क्या, अंडे सेना होता है घर में बेकार बैठना। घर में बोल देते हैं ना कि घर में बेकार मत बैठे, कुछ काम काज कर लो,
यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है अरण्य रोदन मोहरे का अर्थ क्या होता है। दोस्तों 38 नंबर में अरण्य रोदन इसका अर्थ क्या होता है, मतलब होता है निरर्थक। क्या होता है, निरर्थक होता है। निरर्थक कहां पर है, ऑप्शन आपका सी दिया है, निरर्थक आपका आंसर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि अरण्य चंद्रिका, अरण्य चंद्रिका क्या होता है। अब दोस्तों यहाँ पर अरण्य चंद्रिका कैसे कहेंगे, मतलब इसका होता है निष्प्रयोजन पदार्थ। क्या बोलेंगे, निष्प्रयोजन पदार्थ होता है। दोस्तों याद रखिएगा, ऐसी चंद्रिका या शोभा जिसे देखने या समझने वाला कोई ना हो। क्या, ऐसी चंद्रिका या ऐसी शोभा जिसे देखने या समझने वाला कोई ना हो, उसके लिए शब्द आपको होता है निष्प्रयोजन पदार्थ हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है अटूट का मतलब क्या होता है। अटूट का मतलब क्या होता है, अब आप बताइए। अटूट, ये शब्द आप जानते हैं ना, अटूट प्रेम है। अटूट यहाँ पर प्रेम है, मतलब बहुत अधिक प्रेम है, तो बहुत अधिक अर्थात ऑप्शन बी हो जाएगा अटूट। और ये जो अटूट शब्द आपका है ना, याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ की बोली है। जो अटूट शब्द आपका है छत्तीसगढ़ी बोली है आपकी, याद रखिए छत्तीसगढ़ से आपका ये शब्द आपका है, याद रखिए छत्तीसगढ़ी बोली का है अटूट। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है प्रज्ञ में उपसर्ग पूछा गया है। क्या दिया गया है, प्रज्ञ में उपसर्ग पूछा गया। 41 नंबर में आप कहेंगे प्रज्ञ में जो है आपसे उपसर्ग वो आपका प्रा हो जाएगा। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है कि अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है। ये बताइए, अप शब्द को हम किसके साथ यहाँ पर मिला दें, हम किसके साथ अप को मिला दें, तो आप कहेंगे सर अपमान में मिला दीजिए, तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, बन जाएगा अपमान। क्या बन जाएगा, अपमान बन जाएगा, बिल्कुल सेंटेंस आपका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है गवैया में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। गवैया, गवैया में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, शुद्ध रूप से बताना है। थोड़ा ध्यान लगाइए, दिमाग लगाइए, आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए दोस्तों, ये आपका है कृत्यवाच्य में है। दोस्तों गवैया आपका जवाब हो जाएगा कृत्यवाच्य, आंसर है राइट हो जाएगा। वैया प्रत्यय लगाने से ये कृत्यवाच्य हुआ है, वैया प्रत्यय लगाने से ये आपका हुआ है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कहावत में जो प्रयुक्त प्रत्यय है वो आपका कौन सा है। कहावत में जो प्रत्यय है आपका आंसर क्या हो जाएगा, कहावत। अब कह दीजिए कह धन आवत, कह धन आवत, और आवत कहां पर है, ऑप्शन डी हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब सबके आ रहे हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्या कह रहा है कि स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। स्वर संधि का उदाहरण पूछा गया है। अब आप बताइए आंसर क्या हो जाएगा। अन्वय दिया है, किंचित दिया है, तदुस दिया है, नीरस दिया गया है। अब आप ही बताइए, अगर नीरस के अगर लगाएंगे, नीरस को लगाएंगे तो निधन रस हो जाएगा, अर्थात इसमें देखा जाए तो आपका ये तो होगा नहीं, लेकिन यहाँ पर आंसर आपका ए वाला हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने बताया है कि या के साथ या वा के साथ जब आधाक्षर होता है तो आपकी यण संधि होती है। क्या, यण संधि होती है। कभी कभी तुक्का भी मार लिया करो यार, है ना, कभी कभी तुक्का भी मार लिया करो तो काम चल जाएगा। ठीक है, अनुधन अय ये होता है कि नहीं होता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया, अगर आप नीरस लगा रहे हैं तो नीरस कैसे लगा सकते हैं। हमने बताया था कि नीरस में आपका विसर्ग लग जाएगा और रस बन जाएगा, तो ये तो विसर्ग में आएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे स्वर संधि में किसका मेल होता है। देखो स्वर संधि में मेल जो होता है किसका होता है, हमने बताया था ना कि स्वर संधि में स्वरों का ही मेल होता है। स्वर प्लस स्वर बराबर स्वर ही बनेगा, इसका ऑप्शन आपका ये हो जाएगा राइट। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं अनुरूप में कौन सा समास है। अनुरूप में कौन सा समास है, यहाँ पर जो आपको लॉक करना है अनुरूप में। अब आप बताइएगा कि अन जो आपका है क्या है, उपसर्ग है, और जिस किसी समास में भैया उपसर्ग आ जाता है तो आप कहेंगे वो होता है आपका अव्ययी भाव समास, मतलब ऑप्शन सी वाला राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे आजन्म में कौन सा समास है। अब इसमें जो आपका दिया गया है क्या, आ दिया है, ये भी उपसर्ग है, और जब ये भी उपसर्ग है तो आप कहेंगे ये भी अव्यय हो जाएगा, क्योंकि जिसका पहला पद प्रधान होता है और अव्यय होता है वही होता है आपका क्या, आजन्म हो जाता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताना है। अब आप बताइएगा रचना के आधार पर। अब दोस्तों यहाँ पर रचना के आधार पर अगर देख लिया जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, है ना, 3 प्रकार के होते हैं। आप कहेंगे सर सरल वाक्य हमने पढ़ा है ना। दूसरा आप कहेंगे सरल वाक्य के बाद हम लोग यहाँ पर मिश्र वाक्य पढ़े हैं, है ना, मिश्र वाक्य पढ़े हैं। और तीसरा हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 आपके प्रकार इनके हो जाते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर क्वेश्चन है कि संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में कौन सा प्रकार नहीं आता है। दोस्तों संरचना के आधार पर किए गए जो आपके प्रकार हैं इनमें भैया आपको बताया सरल वाक्य होता है,
है ना, मिश्र वाक्य होता है, यहाँ पर संयुक्त होता है, लेकिन अज्ञार्थक इसमें से नहीं आता है। ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों देखिए 50 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, है ना। यहाँ पर अगले पॉइंट में आते हैं जो कि हम बताते हैं कि आपको डेली यहाँ पर क्या लेना है, हिंदी साहित्य भी आपको पढ़ना है। तो हिंदी साहित्य पढ़ना है तो देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो न भविष्यति की जो रचना है कि लेखक आपके हो, आपके कौन है। चलिए जवाब देना है, आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा। सभी लोग जवाब देंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो न भविष्यति के लेखक की रचना किसने की है। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए 10 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा नरेंद्र कोहली। कौन है, नरेंद्र कोहली को आपको ये आपका उपन्यास है, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन सन में आयोजित हुआ था, रिक्त स्थान आपको भरना है। अब आप कहेंगे प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था कब हुआ था। चलिए भैया 11 का ऑप्शन देना है, 11 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर राइट आंसर में से क्या हो जाएगा। सभी को जवाब देना है, बेहतर तरीके से जवाब देना है। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन आ रहा है डी नंबर, जो कि जवाब सही है। याद रखिए प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में हुआ था और आपके नागपुर में हुआ था। अगर हम आपसे पूछे भैया कि वो जो अभी 2023 में हुआ है, 2023 में वो कौन से नंबर का हुआ था, तो आपके 12वें नंबर का। अब आप ये बताइए कि 12वें नंबर का विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ है वो कहां पर हुआ है। ये आप लोग जवाब देंगे कि 12वें नंबर का जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ है ये कहां पर हुआ है, वो बताइए जल्दी से। कहां हुआ है, फिजी में हुआ है। कहां पर हुआ है, फिजी में हुआ है। याद रखिए फिजी में हुआ है जो 12वें नंबर का हुआ है। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि अलका सरावगी को किस रचना के लिए, क्या दिया है, अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार यहाँ पर दिया गया था। दोस्तों याद रखिएगा अलका सरावगी को जो दिया गया वो किसके लिए दिया गया था। दोस्तों ऑप्शन बनेगा ए नंबर कली कथा व्यापास के लिए दिया गया था। कली कथा व्यापास जो कि ऑप्शन है आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि सन 1973 में, क्या कह रहा है कि सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है। दोस्तों जवाब देना है, आलोक पर्व जो रचना है वो आपकी किसकी है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों 13 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा यह रचित एक निबंध है और इनको दोस्तों याद रखिएगा 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। आपसे कह रहा है साकेत महाकाव्य, क्या दिया है, आपसे कह रहा है कि साकेत महाकाव्य पर, है ना, कवि मैथिली शरणगुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ था, बताइएगा कि साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरणगुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ। तो 14 का ऑप्शन दोस्तों बनेगा मंगला प्रसाद पारितोषिक, है ना, क्या हो जाएगा, मंगला प्रसाद, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था, जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि महादेव वर्मा को क्या दिया गया है। यहाँ पर समझिएगा कि महादेव वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया। चलिए जवाब देना है, आपका जो आंसर है, आपका जवाब इनमें से क्या होगा 15 नंबर में। तो दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा सेक्सरिया पुरस्कार, ठीक है। याद रखिए नीरजा के लिए जो पुरस्कार मिला था वो आपका सेक्सरिया पदक से सम्मानित किया गया था आपके महादेव वर्मा को। तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या कह रहा है समझिएगा। कह रहा है आपसे क्वेश्चन है कि किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए बताइएगा कि किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन को लॉक किया जाए। और 16 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, ये है आपके सुमित्रा नंदन पंत, है ना। सुमित्रा नंदन पंत को ये दिया गया था, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है, काफी अच्छा क्वेश्चन है कि लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन देना है। 17 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही है। यहाँ पर दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। सुमित्रा नंदन पंत जो कि ऑप्शन है आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है कि अज्ञे जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अज्ञे जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चलिए तो दोस्तों ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर डी नंबर है, कितनी नावों में कितनी बार, है ना, कितनी नावों में कितनी बार के लिए इनको दोस्तों याद रखिएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और ये मिला था 1978 में। कब मिला था, 1978 में मिला था। और इनको दोस्तों 1964 में एक पुरस्कार और दिया गया था। 1964 में पुरस्कार दिया गया था आंगन के पार द्वार, क्या, आंगन के पार द्वार के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था।
यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार है तो आपको 78 लगाना है। और भैया आंगन के पार द्वार के लिए साहित्य अकादमी 1964 में दिया गया था। यहाँ पर आगे बढ़े, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है। दोस्तों यहाँ पर देखिए अमृत राय की जो है वो आपकी कौन सी है, डी नंबर हो जाएगा प्रेमचंद, जो कि आपका कलम का सिपाही है। इसके लिए दोस्तों अमृत राय की है ना 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार यहाँ पर जीता था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि सर 1982 में इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। बताइएगा कि वर्ष 1982 में इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। दोस्तों यहाँ पर 20 का जवाब देंगे और 20 का जो जवाब है इनमें से राइट क्या हो जाएगा। आपका जवाब इनमें से देखिए सभी का जवाब बी नंबर है, महादेव वर्मा। क्या हो जाएगा, महादेव वर्मा को दोस्तों मिला था, जो कि 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किसके लिए, तो आप कहेंगे यामा के लिए। किसके लिए, यामा के लिए मिला था। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वर्ष 2013 में धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए बताइएगा 2013 में धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए 21 नंबर में, और दोस्तों 21 को ऑप्शन हो जाएगा आपका सरस्वती सम्मान दिया गया था 2013 में, है ना। किसे, तो आपकी गोविंद मिश्र को। किसके लिए, धूल पौधों पर के लिए। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है जैनेन्द्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए बताना है कि जैनेन्द्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों याद रखिए परख के लिए। किसके लिए, परख के लिए है। और ये 1929 में, कब, 1929 में परख के लिए ये आपका पुरस्कार दिया गया था। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये भारत भारती पुरस्कार इनमें से सबसे पहले किसे मिला था। याद रखिएगा भारत भारती पुरस्कार इनमें से सबसे पहले जो मिला वो किसे मिला था। इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, जल्दी से कमेंट करें 23 नंबर में। चलिए भाई तो दोस्तों ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर, ये आपके महादेव वर्मा को सबसे पहले दिया गया था भारत भारती पुरस्कार है। और अगला क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कि सर बताइए साहित्य अकादमी पुरस्कार, क्या साहित्य अकादमी द्वारा 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर आपका 24। और क्वेश्चन नंबर 25 दिया है कि कला और गोरा चांद के लिए सुमित्रा पंत को किस साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 24 है और क्वेश्चन नंबर 25 है। ये जवाब आपको होमवर्क के लिए दिए जा रहे हैं, आप लोगों को ये होमवर्क के रूप में है। इसका जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है ना। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। कल जो आपके होंगे यहीं से आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके मिलते हैं हिंदी साहित्य के, क्योंकि काफी लोगों को कमेंट आ रहे थे कि सर हिंदी साहित्य के भी क्वेश्चन आपको ऐड करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपकी यूपीएसआई के बच्चे हैं या पुलिस के बच्चे हैं या कोई भी एग्जाम है जिसमें हिंदी साहित्य आती है ना, तो सबके लिए आपका बेस्ट होगा कि आप लोग डेली का डेली रिविजन आप लोग कर सकते हैं। क्लियर है। तो चलिए फिर आज के लिए दोस्तों सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।